गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। नया टॉपिक सम्मिश्र संख्या है ना। इम्पॉर्टेंट है आईआईटी की दृष्टि से भी। तो देखो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, उससे पहले हमें दो बातें सीखनी है, वो सुनो क्या। देखो एक समीकरण पे विचार करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। देखो ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में कितने मूल प्राप्त होंगे, इसके दो। हमने क्या पढ़ा है कि जितने घात का बहुपद होता है या समीकरण होता है उसके उतने ही मूल या शून्यांक प्राप्त होते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट -1। देखो हमारा यही कथन देखो क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी ऐसी कोई संख्या होगी जिसका वर्ग -1 होगा, पर ऐसा तो होता ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी संख्या का वर्ग -1 नहीं होता। तो इस तरह की समस्या आने लगी गणित में। जब ये समस्या आई तब एक आयलर साइंटिस्ट गणितज्ञ थे, उन्होंने इस अंडर रूट -1 को आयोटा नाम दिया। अंडर रूट -1 को क्या कहा, आयोटा। आयोटा और इसे काल्पनिक संख्या कहा। क्या कहा, काल्पनिक संख्या या अधोकल्पित संख्या, एक ही बात है, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या नाम दिया। अब काल्पनिक संख्या क्या हुई, ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर यानी वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हो गई, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। और इन काल्पनिक संख्याओं को अंडर रूट -1 को किससे व्यक्त किया गया, आयोटा से। अब आपके बात समझ में आई, आयोटा क्या है ना। ये आयोटा अंडर रूट में, अब देखो अंडर रूट में -5 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ √5 आयोटा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, √5 आयोटा। तो ये आयोटा जब लग जाता है तो वो काल्पनिक बना लेता है। और ये अंडर रूट जो -5 है, अंडर रूट -5 है ना, तो अंडर रूट -5 काल्पनिक संख्या। लेकिन अब जब इसे अलग करके देखो तो ये तो वास्तविक संख्या है। क्या है ये, वास्तविक। √5 तो वास्तविक है ना, आपने इसे संख्या रेखा पर व्यक्त किया है 10वीं क्लास में। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या लेकिन है तो वास्तविक। लेकिन जब इसके साथ आयोटा लग गया, अगर मैं 2 आयोटा लिखता हूं तो ये काल्पनिक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कब होगी, जब आयोटा लगेगा। तो इस आयोटा को देखो आई की तरह होता है, बस थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ होता है और इसे अंडर रूट -1 के बराबर व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब सम्मिश्र संख्याएं पढ़ने से पहले हमने काल्पनिक संख्याएं पढ़ ली। अब इस एक आयोटा को डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से, फिर पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। ये आयोटा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आयोटा पे बहुत सारे कभी सवाल पूछ लेते हैं। तो देखो आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा क्या है, आयोटा पढ़ते हैं। तो देखो जब मैं बात करता हूं आयोटा की तो वो बराबर होता है अंडर रूट में -1 के। जब मैं आयोटा स्क्वायर की बात करता हूं तो वो बराबर होता है अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, दैट इज इक्वल टू -1। देखो माइनस ये जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अंडर रूट ए, है ना, अंडर रूट में ए अंडर रूट में बी, लेकिन काल्पनिक संख्याओं के लिए ये लागू नहीं होता। तो ये आप याद रखेंगे, -1 की गुणा करके +1 नहीं कर लेंगे, ठीक है। बस रूट से रूट आधी घात एक घात हो जाएगा तो -1 लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला आपने केवल वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ा है, काल्पनिक संख्याओं के लिए नहीं, ठीक है। तो आप कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर √-1 अंदर गुणा कर लेते हैं। वो गुणा कब करते हैं, जब ए और बी वास्तविक संख्या हो, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य है। तो हमने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं जो वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य हैं लेकिन काल्पनिक संख्याओं के लिए नहीं, है ना। तो ये दिमाग से निकाल देना कि अंदर की गुणा अंडर रूट में, अगर आप ऐसे लिखते हैं ना 2√3 तो अंडर रूट में 6 लिख लेते हैं, बिल्कुल सही है ना। लेकिन यहाँ ये नहीं लगेगा क्योंकि मैंने कहा ना ये काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्याओं में बस आपकी जो घातें हैं वो जुड़ के कितनी हो जाएगी, 1, इसलिए -1 आपके पास आएगा, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस के आयोटा। अच्छा आयोटा की घात 4 की बात करें तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान -1 कितना हो गया, फिर +1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आयोटा के है ना गुणधर्म है जो आपको याद रखना है कि आयोटा अंडर रूट -1 के बराबर होता है एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इक्वल टू 1। अब हमें एक चीज समझ में आई, आयोटा की घात 4 कितना होता है, 1। तो जब आपके पास आयोटा की घात 4k प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो, 4k, तो वो 1 बन जाएगा। इसका मतलब जब आयोटा की घात 4 का गुणज हो, किसका गुणज हो, 4 का गुणज, तब आपको क्या प्राप्त होगा, 1। और जब आयोटा की पावर 4k + 1 यानी 4 का गुणज और 1 शेषफल बच जाए, तो जब 1 शेषफल बचेगा तो उसे क्या कहेंगे, आयोटा। क्या कहेंगे, आयोटा। और अगर आयोटा की पावर 4k +
2, 2 बच जाए तो -1, और अगर 3 शेषफल बच जाए 4k + 3 तो -k आयोटा बन जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि आयोटा की घात 4k यानी 4 का गुणज अगर आयोटा की घात हो तो उसका मान 1 होता है। आयोटा की घात 4k + 1 हो तो उसे आयोटा लिखेंगे क्योंकि एक शेषफल बच गया है ना, एक शेषफल। 2 शेषफल बचेगा तो वही -1, 3 शेषफल बचेगा तो -4, 4 शेषफल नहीं बचेगा फिर तो 0 शेषफल बचेगा। ठीक है, 4 शेषफल नहीं शेष रहेगा, 4 का तो भाग लगा रहा है, 4 थोड़ी बच जाएगा। इसलिए ये जो मैंने 4 चीजें आपको बताई हैं ये याद होनी चाहिए आपके, है ना, आयोटा पढ़ने के लिए। तो अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आयोटा की घात 35 का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल, तो फिर आप इसे क्या लिखेंगे, आयोटा 4 इंटू में, है ना, कितना लिखूं मैं, 8 चौक 32 + 3, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया 4k, है ना, और +3 यानी आयोटा की घात क्यूब, और आयोटा क्यूब का मान कितना था, -k आयोटा। ये लो हो गया सवाल। तो आपको 4k के हिसाब से याद रखना है। ठीक है, आयोटा की घात -1 की वैल्यू बताओ, तो आयोटा की घात -1 को 1 आयोटा लिख ले, घात है ना, जब माइनस की घात है उसे नीचे लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया 1 आयोटा। आप चाहें तो आयोटा के ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो मैंने जब आयोटा के ऊपर नीचे गुणा करी तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, -k आयोटा आ गया। तो आयोटा की घात -1 -k आयोटा के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए आपके हाफ ईयरली में या फिर टेस्टों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये आयोटा समझ में आया आपके क्या है ना, काल्पनिक संख्या है, और वो आयलर ने जब दी, जब वो गणित में हमारे सामने, है ना, ऐसी संख्या प्राप्त हो गई कि किसी संख्या का वर्ग -1 आने लगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं की, है ना। तो देखो इसके बाद एक और गणितज्ञ आए हैमिल्टन, उन्होंने हमें सम्मिश्र संख्याओं के बारे में समझाया। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है उसमें देखो, ऐसी प्रत्येक संख्याएं जो x + आयोटा y के रूप में लिखी जाए, है ना, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। यानी वास्तविक और ये कैसी है, काल्पनिक, तो वास्तविक और काल्पनिक भागों का योग सम्मिश्र संख्या कहलाती है। तो सम्मिश्र संख्या को आप स्मॉल z से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल z से। तो स्मॉल z बराबर x + आयोटा y हो गया। तो x हमारा वास्तविक और आयोटा है इसमें तो काल्पनिक। इस आयोटा को आप पहले लिखें या ऐसे लिखें, बात सेम है। ठीक है, x + आयोटा y लिखें या x + y आयोटा, आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या की परिभाषा समझ में आई। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक प्लस काल्पनिक भागों का योग हो क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्या। या प्रत्येक संख्या जिन्हें x + आयोटा y के रूप में लिखा जाए सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जहां x सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, कौन सा भाग है, वास्तविक भाग, है ना, और आयोटा y कौन सा भाग है, काल्पनिक भाग कहलाता है, काल्पनिक भाग कहलाता है। ये समझ में आ गया। अच्छा, वास्तविक भाग को कहता है रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे RE, रियल पार्ट का केवल RE ले लिया और जेड लिख दिया। इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, IM लिख के जेड लिख दिया, मतलब काल्पनिक भाग जेड का। ठीक है, शॉर्ट में। और ये रियल पार्ट ऑफ जेड x। लेकिन अगर मैं x और y की बात करूं तो दोनों ही वास्तविक संख्या होती है ना। प्रत्येक x और y किस में से ली जाती है, r क्या है, वास्तविक संख्या है। तो x और y तो r में होती है। लेकिन अगर मैं भाग की बात करूं तो ये वास्तविक भाग, ये काल्पनिक भाग। याद रखना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है ना। तो ये भाग है आयोटा y, ठीक है, काल्पनिक भाग। संख्या अगर बात करूं तो मैं x और y वास्तविक होंगी, आयोटा लगते ही ये काल्पनिक भाग कहलाता है। इसे कहता है रियल पार्ट ऑफ जेड, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ में आया। तो z बराबर x + आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है, x + आयोटा y। ठीक है, कभी कभी इस तरह से लिख दिया जाता है x + आयोटा y को ऐसे x, y, ये हमारा, ठीक है, 2D में किसी बिंदु को निर्देशांक को व्यक्त करता है। तो ये x वास्तविक कहलाता है और ये y, है ना, ये दोनों ही वास्तविक है होने को। तो x और y वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर मैं भाग की बात करूं तो आप कहेंगे, है ना, कि x सम्मिश्र संख्या का वास्तविक तथा y काल्पनिक भाग है। मैंने फिर कहा कि आप भाग बात करेंगे तो काल्पनिक भाग होगी, और संख्या बात करेंगे तो x और y वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, जहां x y बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है हमने। तो जब x और, तो आप इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, x + आयोटा y। अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं की प्रॉपर्टीज की, यानी गुणधर्म की। तो सम्मिश्र संख्याओं का पहला गुणधर्म पढ़ेंगे आज हम,
और वो है योग, है ना। तो इसे आप ध्यान से देखें, सम्मिश्र संख्याओं का योग, पहला गुणधर्म। तो देखो सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग, ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, संख्याओं का योग या योगफल एडिशन, ठीक है। अब मान के चलो z कोई एक सम्मिश्र संख्या है ना, और ये मैंने x प्लस आयोटा y के रूप में लिखी, z1 मान लो, और एक और संख्या है z2, ठीक है। अब z2 भी सेम ही होगी, या तो आप x1 y1 मान ले और यहाँ मान ले x2 y2, ये दो संख्या है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ते कैसे हैं, z1 प्लस z2 किसके बराबर आएगा, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 और प्लस आयोटा y2। अब देखो मैंने क्या किया, x1 प्लस x2 तो एक साथ लिख लिया, ठीक है, और प्लस आयोटा, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या लिखेंगे y1 प्लस y2। अब ध्यान से देखें तो जिसमें आयोटा है वो तो काल्पनिक भाग और ये वास्तविक भाग, तो ये रियल पार्ट ऑफ z कहलाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाएगा, और इसे लिखेंगे आप z1 प्लस z2। तो ये दो सम्मिश्र संख्याओं का योग क्या प्राप्त हुआ, एक सम्मिश्र संख्या, ठीक है। तो जब आप दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते हो तब भी आपको एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो सम्मिश्र संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी। तो देखो इस योग के गुणधर्म की बात करें सम्मिश्र संख्याओं का, तो पहला है समवर्तता गुणधर्म, समवर्तता का नियम या गुणधर्म। ये क्या है, ये मैंने अभी आपको समझाया कि यदि दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा जाए तो एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है ना। अगर आप z1 और z2, ठीक है, सम्मिश्र संख्या है, इसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, तो इसके समुच्चय को आप कैपिटल सी से व्यक्त कर लेंगे। किससे व्यक्त कर लेंगे, कैपिटल सी से। तो अगर मैं बात करूं समवर्तता गुणधर्म की और मेरे पास दो संख्याएं हों, सम्मिश्र संख्याएं z1 z2, तो सम्मिश्र संख्याएं कहां उपस्थित होंगी, सी में, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तब z1 प्लस z2 भी किसमें उपस्थित होगी, सी में, कॉम्प्लेक्स में होगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये समवर्तता गुणधर्म है। एक बार दोबारा समझे, अगर दो संख्याएं, है ना, किसमें है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उनका योग भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, वो योग के लिए समवर्तता का गुणधर्म कहलाएगा। यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, ये सीखना है। नेक्स्ट है हमारा क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम, विनिमयता गुणधर्म। तो इस गुणधर्म को और देखो, क्रम विनिमय यानी z1 प्लस z2 इक्वल टू होता है z2 प्लस z1, ये आपका क्रम विनिमय नियम कहलाता है। इसका मतलब सम्मिश्र संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। सीधी सी बात है, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो सेम आता है, तो योग हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब क्रम बदल दिया जाए, अगर z1 z2 है तो मैंने उल्टा करके जोड़ा तो सेम आए, इसलिए इसे कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम। नेक्स्ट है हमारा साहचर्य, साहचर्यता गुणधर्म। इस साहचर्यता गुणधर्म क्या है, देखो अगर मेरे पास तीन संख्या है z1 z2 और z3, कहां से लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में से, सी में से, है ना। तब z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर z1 प्लस z2 और प्लस के z3। इसका मतलब समझ में आया, अगर मैं z2 और z3 को जोड़ लूं पहले और फिर उसे z1 में जोड़ू, या z1 प्लस z2 जोड़ू और फिर उसे z3 में जोड़ू, तो दोनों बराबर ही तो आएंगी, कैसे भी आप योग कर लें। तो इसे कहते हैं साहचर्यता गुणधर्म। तो ये जो योग है ना, यह सम्मिश्र संख्या का लिए किसका पालन करता है, साहचर्यता गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है, ये जो योग है। तो अब आपके समझ में आया क्रम विनिमयता, साहचर्य और समवर्तता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके लिए योज्य तत्समक, है ना। फोर्थ है हमारा योज्य तत्समक। योज्य मतलब योग के लिए, है ना, योज्य तत्समक, तत्समक। अब ये योज्य तत्समक क्या आएगा, है ना। वो तत्समक का मतलब होता है कि कोई संख्या बदले ना, जैसे एक में क्या जोड़ें कि एक ही आए वापस, तो हमें सबको पता है क्या जोड़ना पड़ेगा, जीरो, है ना। जीरो एक ऐसी संख्या है जिसे जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, संख्या पर। इसी तरह से योज्य तत्समक, अगर मेरे पास z1 कोई एक संख्या है ना, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, तो इसमें मैं क्या जोड़ू, है ना, कौन सी संख्या जोड़ू ताकि ये बदले ना, x प्लस आयोटा y ही रहे। तो सीधी सी बात है, हम क्या जोड़ेंगे इसमें, z2, वो किसके बराबर होगा, 0 प्लस आयोटा 0। तो 0 प्लस आयोटा 0 क्या कहलाएगी, योज्य तत्समक संख्या कहलाती है। यानी योग के लिए शून्य जो है
है ना, या फिर शून्य 0 प्लस आयोटा 0 या शून्य भी कह लें आप इसे, है ना, वो क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक अवयव कहलाएगा। तो योग के लिए शून्य योज्य तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, आप इसे 0 से भी व्यक्त कर सकते हैं। 0 मतलब ऐसी संख्या जो, है ना, 0 प्लस आयोटा 0 के रूप में लिखी जाए। तो अब आपके ये समझ में आ गया योज्य तत्समक। अब बात करते हैं इसके बाद योज्य प्रतिलोम की। तो देखो सारे गुणधर्म इंपॉर्टेंट है। योज्य प्रतिलोम सवाल पूछ लिया जाएगा इस पे। योज्य प्रतिलोम बहुत पूछते हैं एक एक नंबर के लिए। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है ना? योज्य प्रतिलोम मतलब जेड, अगर मैं Z1 Z2 कोई ऐसी संख्या लेके चलूं जो कॉम्प्लेक्स नंबर C में हो, है ना, तो Z में क्या जोड़े कि योज्य तत्समक अवयव आपके पास उपस्थित हो 0। तो Z में क्या जोड़े, अब देखो अगर 1 में क्या जोड़े कि आपके पास 0 आ जाए, तो 1 में जोड़ना क्या है, -1, सीधी सी बात। इसी तरह से Z में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, यानी योज्य तत्समक प्राप्त हो, तो वो होता है -Z। तो ये -Z के लिए प्रतिलोम कहलाता है। प्रतिलोम इनवर्स, है ना, उल्टा हो गया इसका। तो Z का प्रतिलोम क्या हो गया, -Z। ठीक है, तो अगर कोई संख्या आपके पास, मान के चलो मेरे पास 2 + 3 आयोटा है, तो इसका प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कितना होगा, माइनस से गुणा कर दो, -2 - 3 आयोटा। एक नंबर के लिए पूछ लेता है कभी कभी। तो आपको ये योज्य प्रतिलोम याद होना चाहिए कि Z प्लस -Z बराबर 0, तब आप -Z को योज्य प्रतिलोम कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, -Z को योज्य प्रतिलोम कहेंगे, है ना। एक लास्ट और पढ़ते हैं हम निरसन नियम इसके लिए। तो देखो निरसन नियम क्या लगेगा, निरसन नियम, निरसन नियम होता है, देखो Z1 + Z3 है और इक्वल टू Z2 + Z3 है। तो निरसन नियम होता है ये, देखो दक्षिण और वाम दो निरसन नियम काम करते हैं ना। तो दक्षिण में देखो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, है ना, और Z1 बराबर कितना आ गया, Z2। तो ये निरसन नियम कहलाता है कि आप इस तरह से Z3 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिलेशन रूल। तो Z1 = कितना हो गया, Z2। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई संख्याएं आए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको केवल योग पढ़ाया सम्मिश्र संख्याओं का, है ना, गुणा भाग ये सब रह गया, माइनस भी रह गया, है ना, वो बाद में सीखेंगे। पहले बस आपने सम्मिश्र संख्याओं के बारे में सीखना है थोड़ा बहुत, और उसके लिए मैंने योग के लिए कुछ सवाल आपको दिए, है ना। तो मुझे योज्य प्रतिलोम के लिए मैंने कहा ना कि बहुत सारे सवाल आते हैं योज्य प्रतिलोम पे। तो एक आध सवाल आप ध्यान से देखें, आपके कितने समझ में आया। ठीक है, एक संख्या है Z बराबर 2 - 3 आयोटा। इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम। अच्छा, वो योज्य तत्समक नहीं पूछेगा क्योंकि वो तो सबको याद है 0 ही होता है। योज्य प्रतिलोम पूछता है। तो योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -Z किसके बराबर होगा, 2 - 3 आयोटा। देन -Z = कितना हो गया, -2 + 3 आयोटा। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो Z का योज्य प्रतिलोम, Z का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया आपका -2 + 3 आयोटा। ये हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। तो अब आपको ये समझना है कि योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब आपने सीखा सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, है ना, और उसके लिए फिर हमने गुणधर्म सीखा। पहला जो उसकी संक्रिया है योग वाली, उसके गुणधर्म सीखे। योग संक्रिया हमने सीख ली। नेक्स्ट हम गुणन संक्रिया सीखेंगे, क्योंकि माइनस लगभग ऐसी है जैसी अभी हमने सीखी है ना, मोस्ट हमारी गुणन होगी। और ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम देखें तो माइनस और भाग वाली भी संक्रियाएं हैं, लेकिन अभी हमारे पास दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्लस और एक गुणा। तो प्लस हमने पढ़ लिया, अगले वीडियो में आप गुणन भी पढ़ेंगे, माइनस भी और भाग भी। तो सम्मिश्र संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली संक्रिया हमने कंप्लीट कर ली, योग वाली। तो इसके सवाल देखेंगे अब, और फिर अगली वीडियो में करेंगे हम इसे, है ना, इसके नेक्स्ट टॉपिक को।